बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट 2022 फिज़िक्स का पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से इनको समझना है और सुनना है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैं हमेशा बच्चों को एमसीक्यू करने से पहले एक टेक्निक बताता होता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, एमसीक्यू आपने जब भी करना है ना, तो आप लोगों ने अपना दिमाग ज़्यादा चलाना है और पेन कम चलाना है। आप देखेंगे बच्चे कहते हैं सर हमारे से पेपर में टाइम मैनेज नहीं होता। मैं हमेशा अपने प्यारे बच्चों को एक ही बात कहता हूं कि टाइम मैनेज हो जाता है अगर आपको टाइम मैनेज करना आता हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। आप एमसीक्यू की स्टेटमेंट पढ़ें, आप उसके मुताबिक देखें कि बेस्ट आंसर कौन सा बन रहा है, बजाय ये कि आप इधर उधर की उसको अपनी टेक्निक्स वगैरह अप्लाई करें। उसको टू द पॉइंट रह के सोचें, बात खत्म, एमसीक्यू सोल्व हो जाता है। अब कहते हैं व्हाट इज द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आपको पता है एक्सेलरेशन देती है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये ऐसा ग्राफ होगा जिसकी स्लोप क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और अब आपको पता है जो स्लोप कांस्टेंट होती है वो होती ही सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्राफ की है। इसके अलावा किसी भी ग्राफ की स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है। डिक्लाइन कर्व की भी कांस्टेंट नहीं है, इंक्लाइन कर्व की भी कांस्टेंट नहीं है, पैराबोला का भी कांस्टेंट नहीं है। सो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन गया, ब्रावो। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। कहता है जी इनमें से कौन सी ऐसी डेफिनेशन है जो वेरिएबल वेलोसिटी की करेक्ट डेफिनेशन है। बच्चों आपको पता है वेरिएबल वेलोसिटी में हमने ये लेक्चर्स में भी पढ़ा हुआ है कि अगर बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये टाइम के इंटरवल्स हम इक्वल ही लेते हैं। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है। तो अनइक्वल डिस्टेंसेस वाली तो ऑप्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप डील ही किससे कर रहे हैं, वेलोसिटी से। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, अनइक्वल ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, ये तो यहां पे बनती नहीं है। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स आर मेड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाँ जी ये ऑप्शन बनती है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगी। तो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर है बच्चों चार्ली। अ स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फॉलोज अ पाथ। बच्चों अगर आप किसी बिल्डिंग पे, सपोज करें ये बिल्डिंग है, आप इस बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं, ठीक है यहां पर, और इस बिल्डिंग से आप लोग एक बॉल को, यहां पे आप खड़े थे, सपोज करें आपने उसको ऐसे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली फेंका, तो आप देखेंगे कि वो बॉल ऐसे सीधी जाती जाती है, आपको पता है उसने ऐसे नीचे आना है, और ये जो इसका पाथ बन जाना है ये एक प्रोजेक्टाइल बन जाना है। और प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है आमतौर पे आप लोगों को पता है वो किस शेप का होता है, वो पैराबोलिक शेप का होता है। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन जाएगा बच्चों पैराबोलिक। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपको पता है एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ठीक है। तो और एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते। तो पहली ए ऑप्शन लिखी है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल, इज ऑलवेज बैलेंस्ड बाय एक्शन फोर्स। ऐसा तो होता ही नहीं है। तो हाँ एक्शन, उसके बाद एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, यस इक्वल होते हैं, मगर मैग्नीट्यूड में ऑपोजिट होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, यस ये भी सही है, और ये तमाम सिचुएशन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो इसकी जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो जस्ट ए है। इसके बाद कहता है अ फायरमैन वांट्स टू स्लाइड डाउन अ रोप, ठीक है। एक फायरमैन है, वो एक रस्सी के साथ कहता है स्लाइड डाउन करना चाहता है। द ब्रेकिंग लोड ऑफ द रस्सी रोप जो है वो 3 बाय, यानी जो उसका जो अपेरेंट वेट है वो 3/4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वेट है। ये आपको उसने कंडीशन दे दी है। कहता है बताएं व्हाट विद व्हाट एक्सेलरेशन शुड द फायरमैन स्लाइड डाउन। वो फायरमैन जो है वो किस एक्सेलरेशन से स्लाइड डाउन कर रहा होगा। पहली बात है जब वो नीचे को आ रहा है तो बच्चों हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, नेट फोर्स जो होती है वो बराबर होती है W माइनस अपेरेंट वेट। जो नेट फोर्स बराबर होगी वो W माइनस अपेरेंट वेट होगी। अच्छा, अब नेट फोर्स का फार्मूला होता है MA, वेट का फार्मूला होता है MG, और बच्चों टाइम जो उसने ये टाइम कह रहा हूं, अपेरेंट वेट जो आपको उसने दे दिया है वो दे दिया है 3/4 mg। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये MA यहीं पर रहने देता हूं, MG को कॉमन ले लेता हूं, अंदर बन जाएगा 1 माइनस 3/4। तो आपका आंसर आ जाएगा MG इंटू 1/4। अब M से कटा और हमारे पास जो A है बच्चों वो बराबर आ गया G डिवाइडेड बाय 4 के। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बच्चों बन गया चार्ली। अब आप देख रहे हैं ना पेपर में कितने आसान एमसीक्यूज आए हुए। ये एमडी कैट 2022 का पेपर है। हमारे प्यारे बच्चे इतने मुश्किल एमसीक्यूज कर करके ना वैसे ही पागल हो जाते हैं कि यार पता नहीं पेपर में कौन सा वहां पे ना तूफान आ जाना है। तो भाई कुछ भी नहीं है, आसान पेपर है, दिमाग चलाओ, जिंदगी में सुकून हासिल करो। नेक्स्ट
एमसीक्यू कहता है जी कि व्हेन हैवी कॉइन फॉल्स अ शॉर्ट डिस्टेंस टूवर्ड्स द ग्राउंड इट डज नॉट रीच टर्मिनल वेलोसिटी। अब आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी उस वक्त अचीव होती है जब नेट फोर्स जीरो हो जाती है। जब नेट फोर्स जीरो होती है तो बेसिकली एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो उस वक्त होता है जब आपको पता है वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को तो हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, अब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होने के लिए बेसिकली यहां पर एक कंडीशन ये आ रही है कि टर्मिनल वेलोसिटी ने उस वक्त अचीव होना है जब नेट फोर्स ने जीरो होना है। अब बच्चों नेट फोर्स एकदम थोड़ी जीरो होती है। एक ड्रॉपलेट नीचे सपोज करें, एक बॉडी ऐसे बॉडी नीचे को आ रही है, अब उसका वेट है, ठीक है, उसका वेट है जो उसको डाउनवर्ड लेके आ रहा है, और जो एयर की ड्रैग फोर्स है आपको पता है वो 6 पाई ईटा आर वी टी, वो अपवर्ड है। अच्छा, अब जो एयर की रेजिस्टेंस है जिसको हम ड्रैग फोर्स बोल रहे हैं, वो आपको पता है बच्चों वो स्पीड के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। स्पीड के बढ़ने के साथ साथ वो बढ़ती है, और वेट जो है वो बॉडी का वो तो मतलब W=mg वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, अब कहते हैं कि ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव ना होने की एक वजह तो ये है कि नेट फोर्स जीरो नहीं हुई होगी, बात खत्म। और नेट फोर्स जीरो क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसका जो वेट है वो एयर रेजिस्टेंस से क्या है, ज्यादा होगा, तो सारी बात है वो ड्रैग फोर्स इक्वल नहीं ना हुई उसके, और वो दोनों बैलेंस नहीं हुए। इसका मतलब है कि कॉइन का जो वेट है वो ड्रैग फोर्स से, अगर वेट ड्रैग फोर्स से जब तक बच्चों ज्यादा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं होगी। हां, अगर वेट ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाएगा तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी। इसके बाद तो इसके आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन गया डेल्टा। बच्चों क्या आंसर बन गया? डेल्टा आंसर बन गया। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है जी एनर्जी, द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय 60 वाट बल्ब इन 2 सेकंड। आपको पता है एनर्जी का फार्मूला जो होता है वो फार्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी का फार्मूला क्या है? पावर ज़रब टाइम। अच्छा, अब पावर की अगर बात की जाए तो पावर 60 है और टाइम उसने आपको 2 दे दिया है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका जो आंसर है वो 120 जूल आ जाएगा। उसके बाद अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय अ डिस्टेंस x हैज पोटेंशियल एनर्जी v ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेचिंग टू nx द पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग का फार्मूला होता है 1/2 k(x²). तो यहां से अब क्लियरली नजर आ रहा है कि प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं v कहता हूं तो v का x² के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर मैं क्या काम करता हूं, x को nx कर देता हूं, तो v जो है अगर मैं इसको nx करूंगा तो बेसिकली ये n² x² ही बनेगा ना। क्या बन जाएगा? n² x² और x² जो है वो बेसिकली v है। तो इसका मतलब है जो आपकी न्यू एनर्जी आएगी वो n² टाइम्स बढ़ जाएगी। तो वो इसका आंसर है। इसके बाद इग्नोरिंग डिटेल्स एसोसिएटेड विद फ्रिक्शन एक्स्ट्रा फोर्सेस exerted by arm and leg muscles are and other factors, we consider a pole vault as the conservation of athletes running kinetic energy to the gravitational potential energy. If the athlete is to lift his body 5 meters during a vault, what speed must be have when he plants his pole? अच्छा बच्चों मेरी बात सुने, उसने बेसिकली यहां पर एक तो बात कर दी कि एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया, दूसरा वो बार बार यहां पे आप देखें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, बच्चे ना वहां पे ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं। वो भाई आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, आप डाटा से देखें, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट किस चीज का क्लियर हो रहा है। एक तो एयर फ्रिक्शन इग्नोर्ड है, एक ये बात पता चली, ऊपर से वो कंजर्वेशन हो रही है काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी में। तो अगर एनर्जी आपको पता है कि अगर हम एनर्जी वो एयर फ्रिक्शन इग्नोर हो तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी के, तो m से गया v² इज इक्वल टू 2gh, तो वैसे ही आ गया। तो यहां से v जो है वो √2gh आ जाना है, बात खत्म। हमें इसमें लंबे रोले में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब v इज इक्वल टू √2gh है। अब h आप लोगों के पास कितना है? उसने दिया है 5 मीटर। तो अब यहां पे जब आप h की वैल्यू पुट करेंगे तो वो 2 × 10 × 5, तो 5 × 2 10 × 10 100, और 100 का जो स्क्वायर रूट होता है आपको पता है बच्चों वो 10 होता है। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर हो गया 10 मीटर पर सेकंड। ब्रावो आंसर है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या कहता है जी? कहता है कि एक पार्टिकल है ऑफ मैस m एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स p। अच्छा, फोर्स को उसने p से डिनोट कर दिया है फॉर टाइम t। इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द टाइम t कितनी होगी? पहली बात, काइनेटिक एनर्जी का जो देसी फार्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो है 1/2 mv²। अब बच्चों यहां पर v क्या है? आप देखें बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, उसका मैस m है और उसके टाइम के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी, जब वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करते हैं बच्चों, हम लोगों ने
यहां पर फर्स्ट वो एफ इज इक्वल टू एम में पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है। अच्छा, ए होता है वी ओवर टी, तो ये बन गया एम वी ओवर टी। तो यहां से अगर मैं वी निकालता हूं वो बराबर आता है एफ टी ओवर एम। वो वी किसके बराबर आता है? एफ टी ओवर एम के बराबर आता है। अच्छा, मैं वी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 1/2 एम वी। ये देखें यहां पे जब पुट करेंगे तो एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर आएगा। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन जाएगा एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ये आपके पास आ गया। अब यहां पर आप देखें उसने फोर्स को पी से डिनोट कर दिया ना, फोर्स को किससे डिनोट कर दिया? पी से। अगर मैं एफ की जगह पर पी लिख दूं तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 2m। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन जाएगा ब्रावो। फिर उसके बाद द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 3 पाई रेडियन। बच्चों 3 पाई रेडियन में कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होते हैं? ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, 1 रेवोल्यूशन आपको पता है 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है? 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के। अच्छा, अगर मैं करना चाहता हूं बच्चों 3 पाई इसको बनाना चाहता हूं, तो मैं पहले काम करता हूं, मैं 1/2 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू पाई रेडियन लिख देता हूं। अच्छा, मैं ये 2 को इधर लाया है ना, अब मैं 3 से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करवाता हूं। 3/2 रेवोल्यूशन किसके बराबर आ जाएगा? 3 पाई रेडियन के बराबर आ जाएगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि 3 पाई रेडियन जो होता है वो 3/2 रेवोल्यूशन होता है। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन गया ब्रावो। इफ अ फ्लाई व्हील इज रोटेटिंग एट दिस स्पीड द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन के टाइम को कंप्लीट होने को बोलते हैं टाइम पीरियड, और वो बराबर होता है 2 पाई ओवर ओमेगा। अब ओमेगा आप लोगों को दे दिया गया है बच्चों कितना, सॉरी 2 पाई, हाँ ओमेगा दे दिया गया 3। तो यहां पे अब बच्चे ना फिर यहां पे सोची पड़ जाते हैं अब हमने क्या करना भाई, पाई कितना होता है? पाई होता है 3 तकरीबन, तो 3 से कट जाएगा तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर 2 बचेगा। मगर आपको पता है 3 से थोड़ा सा ज्यादा होना है, इसका मतलब इसका आंसर 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, वो एक ही ऑप्शन है डेल्टा। उसके बाद अ फाइटर प्लेन इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर, द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। वर्टिकल सर्कल में हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, अंडर रूट GR होता है। क्या फार्मूला होता है? अंडर रूट GR। वो बाकी आपने मिड में पढ़ा था अंडर रूट 3GR, और बॉटम पर मैक्सिमम होती है अंडर रूट 5GR होता है। तो इस एमसीक्यू का आंसर है बच्चों चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड। आपको पता है बच्चों वेव v इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का तो एम्पलीट्यूड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये लाउडनेस जो होती है आपको पता है, लाउडनेस जो होती है ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, और लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, जिसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। ये 3 चीजें आपने मैट्रिक में पढ़ी थी। An airplane travels at speed of 0.5 v where v is the speed of sound. उसके बाद the airplane approaches a stationary observer. लो जी, एरोप्लेन यानी सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड एयरक्राफ्ट है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वो 200 हर्ट्ज दे दी गई है। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों? यहां पर हम डॉपलर इफेक्ट का जो फार्मूला यूज करेंगे आपकी बुक का ये बनता है 3 केस के सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो v ओवर v माइनस US इंटू एफ लगाएंगे। अब v यहां पर हम उसने v इसको ऐसे लिखने देते हैं v माइनस, और ये आपको दे दिया 0.5v इंटू एफ आपको दे दिया गया बच्चों 200। अब आप बच्चे कहते हैं हमने इसको सोल्व कैसे करना हो भाई, कोई खुदा का खौफ खाओ, इनको कौन सा कोई मुश्किल चीज है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये v मैं कॉमन लूंगा नीचे से, तो बच्चों ये ऊपर से ये v कॉमन होगा जो वो कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा 1/1 माइनस 0.5, और 1 माइनस 0.5 ही होता है, तो 1/0.5 इंटू 200 बचता है, और 0.5 जो होता है वो 1/2 होता है, तो ये ऊपर आ जाएगा, 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपके एमसीक्यू का आंसर बन जाएगा 400 हर्ट्ज। ठीक है। वैसे भी अब देखें यहां पर आप लोगों को पता है कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ने इंक्रीज कर जाना था, सारी ऑप्शंस फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस है 200 से, इसका मतलब बाकी की कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकती थी। आप इस एमसीक्यू को विदाउट कैलकुलेशन भी सॉल्व कर सकते थे। हाय, कहते हैं सर जी ये बातें आज जो पता चल रही हैं ये पूरे एमडी कैट में पता चल गई होती तो क्या सुकून होता। तो भाई पेपर की तैयारी आप लोगों ने करनी थी ना, ऐसी चीजें शॉर्टकट्स आप लोगों ने सीखने थे ना। निग्लेक्ट दोज ऑप्शंस व्हिच कैन नॉट बी द आंसर। इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम अ गैलेक्सी शिफ्ट टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब आपको पता है रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, कलर्स में, ये जो विबगयोर में। तो इसका मतलब है कि अगर वो गैलेक्सी से आने वाली लाइट की वेवलेंथ बढ़ गई है, इसका मतलब ये है कि जो गैलेक्सी है वो क्या कर रहा है, इसका मतलब है गैलेक्सी
अर्थ से अवे जा रहा है, रिसीडिंग द अर्थ का मतलब है अवे फ्रॉम द अर्थ जा रहा है, और अगर ये कम हो रही होती, ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब है वो अप्रोचिंग टूवर्ड्स अर्थ आ रहा होना था, तो इसका आंसर है ब्रावो। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन फेज ऑन अ वेव, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में जो इन फेज होते हैं उनके दरमियान का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम बेसिकली वेवलेंथ बोलते हैं, तो इस एमसीक्यू का आंसर है ब्रावो, वेवलेंथ। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या कहता है, कहता है जी व्हेन द ऑसिलेशन स्टॉप इन द एब्सेंस ऑफ अ रेजिस्टिव फोर्स, और भाई रेजिस्टिव फोर्स के अंडर कहता है ऑसिलेशंस इन द एब्सेंस, अगर रेजिस्टिव फोर्स ही एब्सेंस है तो ऑसिलेशंस तो कभी स्टॉप ही नहीं होनी, इसका आंसर है नेवर स्टॉप। मैकेनिकल वेव्स आर नॉट जनरेटेड बाय, बच्चों मैकेनिकल वेव्स होती हैं रस्सी में भी आती हैं, वाटर में भी आती हैं, कॉइल्स ऑफ स्प्रिंग में भी आती हैं, ये क्योंकि ये डील करते हैं जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कंजंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ऑसिलेटिंग मास m ऑफ सस्पेंडेड बॉडी टू 1/4 विल चेंज द फ्रीक्वेंसी। देखें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर एम। तो अगर आप मैस को क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे तो बच्चों आपको देखें फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट मैस के साथ इनवर्स रिलेशन था, अगर आप मैस को 1/4 कर देंगे तो 1/4 का स्क्वायर 1/2 होगा स्क्वायर रूट, और वो ऊपर आ जाएगा तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले से डबल हो जाएगी, तो इसका आंसर है डबल। तो इस एमसीक्यू का बच्चों आंसर क्या बन गया, डबल बन गया। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या कहता है, कहता है अ डिस्टेंट स्टार इज रिसीडिंग, रिसीडिंग का मतलब है अवे जा रहा है फ्रॉम द अर्थ, और वो यानी सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ विद स्पीड ए। अब सोर्स अवे जा रहा है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट आपको दी है, फ्रीक्वेंसी भी दे दी है, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एफ प्राइम इज इक्वल टू, फार्मूला लगेगा यहां पर एफ प्राइम इज इक्वल टू सी ओवर, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वैसे उसने आपको दे दी है, सी ओवर सी प्लस यू एस इंटू एफ, ये आपका बच्चों फार्मूला लगना है। अब देखें सी है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 प्लस सोर्स की स्पीड कितनी है वो आपको उसने दे दी है 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर 7, और इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई करवा देना ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो कि 4.5775 और 10 की पावर 14 है। अच्छा अब एक बात आप देखें, जब वो दूर जा रहा है तो पहली बात है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज कर जानी है, फ्रीक्वेंसी क्या कर जानी है, डिक्रीज कर जानी है। अब डिक्रीज वाली जो ऑप्शन है वो कौन सी बन रही है, देखें क्या ये वाली ऑप्शन ये एग्जैक्ट इक्वल तो हो नहीं सकती। अच्छा क्या ये वाली ऑप्शन हो सकती है, ग्रेटर भी हो नहीं सकती फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर सोर्स अवे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी ने तो डिक्रीज ही करना है, इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकती थी। अच्छा अब उसके बाद हम यहां पर क्या काम करते हैं, अब बच गई आपके पास ए और बी ऑप्शन। अब बच्चों हमने क्या करना है, थोड़ा सा टेक्निकली देखें। अब बच्चे कहते हैं सर हम पेपर में बैठ के ऐसी कैलकुलेशन कैसे करें, ओ भाई आपको इतनी औखी कैलकुलेशंस नहीं आती। अब देखें, आप देखें ये 3 और 1.4 ये मिलकर 4.4 इंटू 10 रेज टू पावर 8 बनेगा, ये 10 रेज टू पावर 8 इस 10 रेज टू पावर 8 से कट जाएगा। अच्छा अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, आप देखें जब ये पूरी चीज को सोल्व किया ये आया, अच्छा ये ऊपर से कट गया, आपके पास 3 ओवर 4.4 इंटू 4.57 इंटू 10 रेज टू पावर 14 बचा। पहली बात आपके पास ऑप्शन में 10 रेज टू पावर 14 तो आना ही आना है। अच्छा और फिर दूसरी बात यहां पर हम आप देखें कि ये अगर 3 इंटू 4 कितना होता है 12, ठीक है, और ये 12/4 आपका आंसर ना तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग आना ही आना जो भी है, और 10 रेज टू पावर 14 है ही बी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन तो वैसे ही 13 में चली गई थी, इसका मतलब आप तुक्के से भी इसका आंसर, तुक्के से नहीं मतलब एग्जैक्ट तुक्का है ये, ऐसे तुक्के को बोलते हैं एग्जैक्ट तुक्का जो आपको पेपर में वाकई लगाना चाहिए ऐसे एमसीक्यूज में। नेक्स्ट एमसीक्यू थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील। हाँ जी थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसको डील करते हैं, रिलेशन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जीज, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मली जब आप उसको कंप्रेस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू होता ही कांस्टेंट है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बाद द टेम्परेचर ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज चेंज फ्रॉम 150 से 300 डिग्री सेल्सियस किया गया फ्रॉम ड्यूरिंग एन आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। अच्छा अब प्रेशर को आपने क्या किया है, कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को बढ़ा दिया है,
तो बच्चों मेरी बात सुने, आप टेम्परेचर को बेसिकली 150 से 300 किया, टेम्परेचर आपने डबल किया है, तो जब टेम्परेचर डबल होगा तो आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ। तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, तो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर डबल। अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद द बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इज यू, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी another capacitor of same capacity is connected in parallel to the first one। अच्छा, एक कैपेसिटर था, उसकी एनर्जी जो उसने स्टोर की थी यू थी, और जब बैटरी उसने डिस्कनेक्ट कर दी और उसी तरह का एक कैपेसिटर और ला के उसके साथ लगा दिया, देन द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, उसने टोटल कॉम्बिनेशन में नहीं पूछी, ये याद रखिएगा। पहली बात, एनर्जी का फार्मूला होता है क्यू स्क्वायर ओवर 2c, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब कैपेसिटर तो उसने एक ही बोला है कि उसी किसी, अगर आप पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल में लगाने से आपको पता है कि जो चार्ज है वो डिवाइड हो जाता है। अगर इक्वल कैपेसिटेंस के हों, दो कैपेसिटर्स इक्वल कैपेसिटी के, तो चार्ज दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों जब क्यू को आप डिवाइड कर देंगे तो जो न्यू एनर्जी आएगी वो क्यू बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी, तो आपका आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर ओवर 4 इंटू 2c, तो ये चीज बन जाएगी यू, तो यू प्राइम आपका बराबर आ गया यू ओवर 4, तो आपके एमसीक्यू का आंसर बन गया बच्चों ब्रावो। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, उसने अगर ओवरऑल कैपेसिटेंस पूछी होती ना, फिर मैं यहां पे सी की जगह पे वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगाता 2c, तो फिर वो मामला चेंज होता, मगर उसने तो किसी एक ईच कैपेसिटर की पूछी, तो हर कैपेसिटर की u/4 होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है जी, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट टेक्स 600 जूल ऑफ एनर्जी टू मूव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। बच्चों आपको पता है V इज इक्वल टू होता है W ओवर Q, W आपको दे दिया गया 600 और ये 2 है, तो आपका आंसर आ जाना है 300 जूल। ऐसे एमसीक्यूज को बंदा वैसे प्यार से एक बार सैल्यूट भी मारता है, चीते हो भाई। अच्छा, गॉसेस लॉ कैन नॉट बी यूज्ड टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, हम इसकी मदद से चार्ज में मालूम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं। तो परमिटिविटी जो होती है ये कांस्टेंट होता है, इसको हम अलग एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, इसको हम कूलम्स लॉ से, गॉसेस लॉ से फाइंड आउट नहीं करते। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स ओबे इनवर्स स्केयर लॉ बट ग्रेविटेशनल फोर्स ये तो इनकरेक्ट है, दोनों ही ओबे करती हैं। और एक आपको पता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों है, और एक सिर्फ अट्रैक्टिव है, तो ये भी आंसर नहीं बनता। हाँ ये बनता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि उसमें कैपिटल जी आता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में के आता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर होती है, ये बात सही है, और डी ऑप्शन भी गलत है, तो बीटा चार्ली आंसर है। द कूलम्स कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बुक लाइन है। उसके बाद कहता है अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर व्हाट मोशन, फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू द फील्ड व्हिच क्वांटिटी हैज अ कांस्टेंट नॉन जीरो वैल्यू। अच्छा, पहली बात, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट होगी। जब फोर्स कांस्टेंट होगी तो आपको पता है उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो आंसर है अल्फा। इसके बाद क्योंकि देखें आपको फार्मूला पता है F इज इक्वल टू होता है QE, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही कांस्टेंट होगी तो फोर्स ने कांस्टेंट ही होना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है, कैपेसिटर से रिलेटेड आप देख रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड वाले एमसीक्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, एनर्जी के फार्मूलाज हैं जो आप याद कर लें। एनर्जी का फार्मूला होता है एक 1/2 CV स्क्वायर, एक फार्मूला होता है Q स्क्वायर ओवर 2C, और एक फार्मूला होता है 1/2 CV 1/2 Q इंटू V। ये तीनों फार्मूलाज आप अच्छे तरीके से याद रख लें, और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो भी याद रखना। अब कैपेसिटर Q और एनर्जी की बात कर दी है, तो वो आता ही इस फार्मूले में, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब एनर्जी का Q स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर आप Q को डबल कर देंगे तो एनर्जी जो है वो 4 गुना आ जाएगी, अगर Q को क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो आंसर है बच्चों 4W। हाउ मच पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एग्जिस्ट अक्रॉस क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड एग्जिस्ट, जो सर्किट क्लोज होता है उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा था, वो तो किसी रेजिस्टर के अक्रॉस होता है। इसके बाद 3 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम की रेजिस्टेंस है, I इज इक्वल टू V ओवर R होता है बच्चों, V आपके पास 3 है, R आपके पास 2 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 एम्पेयर, चार्ली ऑप्शन बन जाएगी। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, आपको पता है R इज इक्वल टू रो L ओवर A, तो इनमें कहीं पे मैथ्स नहीं आ रहा, तो मैथ्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बेस्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा ही बनती है। नेक्स्ट कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट किरचॉफ्स रूल्स, किरचॉफ्स रूल्स के बारे में कौन सी बेस्ट नहीं है। अब बाकी पढ़ लें, आप देख लें किरचॉफ्स रूल्स जो होते हैं सूटेबल तो होते ही नहीं है एसी सर्किट्स में, हम किरचॉफ्स रूल्स तो डीसी सर्किट्स के अंदर अप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर है चार्ली। व्हाट डू द सब्सटेंसेस हुज
whose temperature resistance decreases with the increase in temperature, जिनमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती है उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो नेगेटिव होता है, एनटीसी उनको हम बोलते हैं, और जिनका इंक्रीज करता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले होते हैं। तो आंसर है 4 दी। उसके बाद कहते हैं जी अ लो वोल्टेज, ये थोड़ा अच्छा एमसीक्यू है, लो वोल्टेज पावर सप्लाई विद एन ईएमएफ ऑफ 20 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम, और ये 20 वोल्ट है, और इसको हमने अटैच कर दिया किसके साथ, एक 6.5 ओम के एक रेजिस्टर हीटर है, उसकी रेजिस्टेंस इतनी है, ठीक है, उसके साथ अटैच कर दिया एक फिश टैंक में। कहता है बताएं जो व्हाट इज द पावर सप्लाइड टू द वाटर, ठीक है, इन द फिश टैंक। तो फिश टैंक में जो वाटर को बेसिकली पावर सप्लाई होगी वो होगी ही किसकी मदद से, हीटर की मदद से। तो हमने बेसिकली पावर ऑफ हीटर निकालनी है। अब पावर का फार्मूला होता है V स्क्वायर ओवर R, तो हम यहाँ पे वोल्टेज भी तो हीटर वाला ही पुट करेंगे अगर रेजिस्टेंस हमने हीटर की पुट करनी है। अब हीटर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, देखें बैटरी का टोटल वोल्टेज है आपके पास बच्चों कितना, 20 वोल्ट, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी है, एक्सटर्नल इतनी है। तो पहली बात हमें इसके हीटर के क्रॉस वोल्टेज चाहिए, हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के हीटर का वोल्टेज निकालते हैं। तो जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालना होता है उसकी रेजिस्टेंस ऊपर, नीचे वही रेजिस्टेंस जमा दूसरी रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई करवा दें टोटल वोल्टेज से। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी कैलकुलेशन कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपने बस थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है, ठीक है। दिमाग माशाल्लाह आप लोगों को चलाना आता है, पीछे कैलकुलेशन आपको मैं हल्की सी बता के आया हूं, ये इसको आप देख लीजिएगा। तो इसका तकरीबन 16.25 के करीब आ जाता है, ठीक है, 16 के करीब आ जाएगा। अच्छा अब देखें उसके बाद आपने क्या काम करना है, ये आपके पास आया, अब यहां पे 16.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.5, जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 41 वाट के करीब आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी ऑप्शन बन जाएगी अल्फा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, आसान एमसीक्यूज हैं, ये मुश्किल नहीं है जी। एमडी कैट का पेपर आप देख रहे हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी व्हाइल मैग्नेटिक फोर्स जस्ट अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, तो ये जस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करती है। विच सरफेस हैज ग्रेटर मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड ईच हैज एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा भाई मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसका आंसर है डेल्टा। द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है ये करंट लूप है। करंट लूप आपको पता है एक फैंटम बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है, ये आपकी बुक की लाइन है। इसके बाद नेक्स्ट 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर इज रॉड इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस स्ट्रेंथ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी, E इज इक्वल टू आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है VBL। तो बच्चों V आपके पास है 20, B आपके पास है 0.6 और ये है 1। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं ये बनता है 20 इंटू 6/10, ये 10 इसे गया तो आपका आंसर जो बच गया वो 12 वोल्ट बच गया। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर है 12 वोल्ट। तो ये ऑप्शन इस अगले पेज पर है, तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बच्चों बन गया है 12 वोल्ट। नेक्स्ट द यूनिट ऑफ डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के जो यूनिट होते हैं वो ईएमएफ वाले होते हैं, और ईएमएफ जो होता है आपको पता है उसका यूनिट होता है जूल पर कूलम। अब जूल होता है न्यूटन मीटर और कूलम होता है एम्पेयर सेकंड, तो ये जब ऊपर जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर पर सेकंड बनेगा, तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन जाएगा बच्चों ब्रावो। इसके बाद विच प्रिंसिपल वर्क प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, बुक की लाइन है ये, याद रखिएगा ये बच्चों किसके ऊपर बेस करती है, ये बेस करती है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। करंट लूप इज हेल्ड इन अ वर्टिकल ईस्ट वेस्ट plane in a uniform magnetic field whose field run along the north south direction. The induced EMF is produced when the loop is rotated about an ईस्ट वेस्ट एक्सिस, क्योंकि जब वो लूप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर घूमेगा तब भी उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड मैक्सिमम होगी, और ईस्ट वेस्ट जो है वो नॉर्थ साउथ के परपेंडिकुलर हैं। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर है ब्रावो। ट्रांसफार्मर में देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द कॉइल्स, दीज कॉइल्स आर मैग्नेटिकली लिंक्ड, ये मैग्नेटिकली लिंक्ड होती हैं कॉइल्स की मदद से। तो इलेक्ट्रिकल कोई कनेक्शन नहीं है, मैग्नेटिकली लिंक्ड होती है, ब्रावो आंसर है। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट है, कहता है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर सडनली ड्रॉप्स टू 0 केल्विन, अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर 0 केल्विन को ड्रॉप कर जाए तो वो इंसुलेटर बन जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल हैव द सेम वेलोसिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला पड़ा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। अच्छा अब वो कहता है जी सबकी स्पीड सेम है, h वैसी कांस्टेंट, तो लैम्डा का मैस के साथ इनवर्स रिलेशन बनता है।
तो अब कहता है कि किसकी वेवलेंथ कम से कम होगी, जिसका मैस सबसे ज्यादा होगा, और इनमें सबसे ज्यादा मैस जो है वो अल्फा पार्टिकल का, तो आंसर है डेल्टा। द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सर्टेन फोटो सेंसिटिव सरफेस बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वो पोटेंशियल जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो टोटली क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। डेल्टा आंसर है। द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। हाँ जी, उस जो स्पेक्ट्रल लाइन इन द रीजन, किस रीजन में होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, वो अल्ट्रावायलेट में भी आती है, इंफ्रारेड में भी, विजिबल में बाल्मर आती है, अल्ट्रावायलेट में आपको पता है वो लेमन आती है, और बाकी तीनों इंफ्रारेड में आती है, तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट। ये बुक की पहली एग्जांपल है चैप्टर नंबर 21 की 20 की, तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर है अल्फा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है जी अ लो एनर्जी न्यूट्रॉन हैज आरबीई रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्ट फैक्टर, उसका 10 है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी अगर उसका मैस, देखिए एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, डोज होता है एनर्जी ओवर मैस, तो एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो होगा डोज इनटू मैस। ठीक है, अच्छा अब मैस तो है, अब डोज आपके पास नहीं है, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, जो इक्विवेलेंट डोज होती है वो डोज इनटू रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्ट होती है। अच्छा अब हम क्या काम करते हैं, हम यहां से डोज निकालते हैं, वो बराबर आएगी इक्विवेलेंट डोज, वो है 400 रेम, रेम जो होता है 0.01 साइवर्ट होता है, और आरबीई है 10, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 4/10 जो बन जाएगा 0.4। ठीक है, ये डोज आपके पास आ जाएगी, और ये आएगी ग्रे में, डोज का ऐसा यूनिट होता है ग्रे। तो अगर मैं यहाँ पे 0.4 और मैस है 80, जब हम इसको बच्चों सोल्व करते हैं तो ये कितना बनता है, ये मेरे ख्याल 32 जूल आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसको मैं 4/10 लिखूंगा, वो 10 से कर जाएगा, 8 × 4 32 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 32 जूल। नहायत ही आसान, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट थोरियम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोटेक्टेनियम। आप देखें पहली बात, मैस नंबर चेंज नहीं हुआ, एटॉमिक नंबर 1 गुना बढ़ गया, और एटॉमिक नंबर जब 1 गुना बढ़ता है तो यहां पे बीटा डिके होता है, तो आंसर है बीटा डिके। हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंशियम आपको दे दी गई है 8.70 आवर्स, कहता है इसका डिके कांस्टेंट क्या होगा, डिके कांस्टेंट का फार्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। अब 0.693 को मैं 0.7 कंसीडर कर लेता हूं, हाफ लाइफ है 8.7 इंटू 3600। अब बच्चों मैं 0.7 को ऐसे रहने देता हूं, 8.7 को मैं कुछ टाइम के लिए 9 कंसीडर कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा 9×3600। कितना बनेगा, 9×3600। अच्छा अब थोड़ा सा यहां पे आप टेक्निकली देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7×10⁻⁻1, और ये 9×36 इधर ही रहने देता हूं 10⁻², तो ये बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 9×36 10⁻³ अच्छा अब ये 7 डिवाइडेड बाय 36, आपको पता है 7 को इससे काटेंगे तो तकरीबन 5 बचेगा, 5 से थोड़ा सा ज्यादा ही बचेगा, मगर हम इसको 5 कंसीडर कर लेते हैं, और 5 नाम 45 होता है, 1/45 10⁻³ बनेगा, मगर आपको पता है यहाँ पे 45 से ज्यादा ही आना था, क्योंकि ये 5 से थोड़ा बड़ा था। हम इसको कुछ टाइम के लिए वैसे ही हम इसको क्या करते हैं 1/5 को, ये 1 इसको 45 को हम क्या मान लेते हैं, तकरीबन जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास, जब हम इसको 1/45 करेंगे, अब ये थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन कर लेनी है, तो 0 पॉइंट आगे 4 0 आने हैं, 22 सेकंड पर सेकंड आपका आंसर आना है। उसकी वजह यह है कि जो डिके कांस्टेंट होता है उसका यूनिट जो होता है वो होता ही पर सेकंड है, तो आपने जस्ट इसकी यहां से कैलकुलेशन कर लेनी है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ले बच्चों, ये आपका 2022 का फैसलाबाद बोर्ड का पेपर था, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों लाइक करें, कमेंट भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, दुआओं में याद रखें, और मैं भी आपको दुआओं में याद रखता हूं जी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। आपने अपने पेपर के बाद मुझे आके कमेंट में बताना भी है कि आपका पेपर कैसा हुआ। अल्लाह हाफिज़।